हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी लर्निंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि हमारा सेट नंबर 1 है। देखो सेट नंबर 1। और इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए हमें 3 घंटे का समय दिया गया था, और ये टोटल हमारा 80 मार्क्स का है ना। और जो हमारे प्रश्न पत्र है इसमें हमसे 30 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। और जो कि 30 के 30 जो हमारे प्रश्न हैं वो अनिवार्य हैं, यानी 30 के 30 जो प्रश्न हैं हमें वो करने हैं, सभी अनिवार्य हैं। इसको कुल 5 खंडों में विभाजित किया गया है, का खा गा और ढा, ठीक है। जो 1 से लेकर 12 बहुकल्पीय प्रश्न हैं, यानी एमसीक्यू टाइप, जो कि हमारा है ना 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स का। और उसके बाद 13 से 18 वो प्रश्न है जो कि 2 अंक के हैं, जिसमें 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है ना। अब हम सीधा अपने प्रश्न की ओर चलते हैं कि हमसे प्रश्न किस तरीके से पूछे गया है। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा, जिसमें 2 कथन हमें दिए गए, कथन 1 कथन 2, ठीक है। तो निम्नलिखित नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था। हाँ सही बात है, हिंदू राज्य था। फिर आधुनिक काल में यहाँ कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, ठीक है। 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षक लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत तब हासिल की जब राजा बाध्य होकर संसद को बहाल किया। देखो, जो हमारा ऊपर वाला है ये तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला यहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ये गलत है ना। तो संसद को भंग कब किया था? 2002 में। तो ये जो हमारा नीचे वाला गलत है ना। जो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, सी पार्ट इसका राइट आंसर जो एक करके आया है वो गलत है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र से अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया, है ना। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 1971 का बांग्लादेश युद्ध, या बी श्रीलंका का जातीय संघर्ष, या सी भारत और पाकिस्तान दोनों का एक परमाणु शक्ति बनना, या डी भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष। जो इसका राइट आंसर है हमारा सी, भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु शक्ति बनना, है ना। ये एक बड़ी बात थी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जिसमें हमसे कॉलम दिया गया है कि कॉलम ए दिए गए पदों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है ह्यूमन राइट वॉच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन और आम सभा, है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, सी इसका राइट आंसर। इसका पहले का हमारा थर्ड होगा, पहले का हमारा फोर्थ है, यानी ह्यूमन राइट वॉच का ये है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, और दूसरे का थर्ड है, दूसरे का क्या है, ये थर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वित्तीय संस्था देखरेख करता है, और जो हमारा थर्ड का सेकंड है, थर्ड का क्या है, सेकंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। आम सभा, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग भी कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित को उनके गठन के कल काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि व्यवस्थित कीजिए इसको आपको कालक्रम से लगाना है, यानी लाइन वाइज करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हमारा है बी, है ना। सबसे पहले क्या है, 1944 में विश्व बैंक, है ना। और उसके बाद ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसके बाद थर्ड अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना जिसको, और जो हमारा लास्ट है फर्स्ट, यानी विश्व व्यापार संगठन। और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, कट गया होगा क्रॉप करते समय, जिसमें हमसे पूछा गया आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थानिक सुरक्षा उपायों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर हमारा बी, सामाजिक सुरक्षा जाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसमें हमसे पूछा गया नीचे दिए गए प्रश्न, एक सेकंड, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथनों को क्रमशः अभिकथन तथा कारण, ये हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो अभिकथन हमें दिया गया है कि विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। और इसका कारण हमें दे रखा है कि राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहा है और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरे से बाहर खींच रहा है जहां वह चाहता है। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, बी इसका राइट आंसर है, बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, जो कि हमारा ऊपर वाला है, ठीक है, लेकिन इसका जो कारण है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। किसका नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? पहला हमें देखा भारत की विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशात्मक और रणनीतिक नीति प्रदान करना, या केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकार
के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, या सी विकास कार्यक्रम में क्रियान्वयन के लिए धन। इसका राइट आंसर हमारा सी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है उसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है। सो हमारा पहले इसमें दे रखा वामपंथी एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, या वे गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीति का समर्थन करता है। इसका राइट आंसर ये है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या है। जिसका आपको पता है कांग्रेस सिंडिकेट का प्रभुत्व कि किस तरीके से प्रभुत्व जता रहा था, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि गलत जोड़ों को पहचान ये और लिखिए, ठीक है। जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान नारा था, ठीक है। इंदिरा गांधी का था गरीबी हटाओ। सिंडिकेट इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। गलत इसमें ये है, हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है 11वें में कि 2019 के भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका सी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। प्रश्न नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि 1999 में लोकसभा चुनाव के बाद किसने केंद्र सरकार का नेतृत्व किया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। बी इसका आंसर है, बी। अब हम चलते हैं अपने जो हमसे प्रश्न पूछा गया है खंड खा में से, ठीक है। शॉक थेरेपी को सोवियत संघ के विघटन के बाद सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका कहा जाता है। स्पष्ट कीजिए कि शॉक थेरेपी जब आया था, आपको पता है शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। को सोवियत संघ के विघटन के बाद जब उसका विघटन हुआ था, समाजवादी व्यवस्था से उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका कहा जाता है। इसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है ना। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछा गया वैश्वीकरण के किन्हीं दो प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण का क्या आपको बताना है कारण। वैश्वीकरण जैसे कि आपने पढ़ा होगा, वैश्वीकरण क्या एक प्रवाह है ना, क्या प्रवाह है, व्यक्ति पूंजी निवेश इन सब का प्रवाह है। इसके प्रमुख कुछ कारणों को आपको स्पष्ट करना है। अब प्रश्न जो हमारा 15 है, जिसमें से पूछा गया स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुए उन दो लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यापक सहमति थी, है ना। स्वतंत्र के बाद प्राप्त हुए उन दो लक्ष्यों की व्याख्या करनी है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न नंबर 16 है। हमसे पूछा गया कि विश्व की साझी संपदा में सम्मिलित के लिए 4 अवयवों को के नाम लिखिए। विश्व की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों में से पूछा गया है ना। प्रश्न नंबर 17 1967 के चौथे आम चुनाव में सबसे पहले गंभीर आर्थिक संकट का उल्लेख करना है आपको, है ना। अब प्रश्न नंबर 18 क्षेत्रवाद उतना खतरनाक नहीं जितना सांप्रदायिकता कथन की पुष्टि कीजिए कि बुक में से जो ये लाइन दी गई है इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19, जिसमें हमसे पूछा गया कि सोवियत संघ के आर्थिक गतिरोध के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। कि आपको आर्थिक गतिरोध के बारे में लिखना है कि किस तरीके से उसका विघटन हो गया, जो चीज़ वो कर लेता उसने वो नहीं किया, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 में, जिसमें हमसे पूछा गया है किस प्रकार दक्षेस यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो हमारा संगठन है दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुपक्षीय साधनों में आपस में सहयोग करके की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसका आकलन आपको करना है। और अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि लोकतांत्रिक अनुभव में मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशियाई के देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षा से सहभागी है। 2 उपयुक्त तर्कों से आपको बताना है। ये सारे बुक के आपके चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सही तरीके से लिखना था। इसमें आपको 50 से 60 शब्द में इसका आंसर आपको देना था, है ना। प्रश्न नंबर 21, जिसमें हमसे पूछा गया प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए कोई 4 कदम को सुझाइए, है ना। अब इसमें आपको लिखना है, ये हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर में से। अब प्रश्न नंबर 22, जिसमें हमसे पूछा गया एक दलीय प्रभुत्व ने भारतीय लोकतंत्र के मूल सार को प्रभावित नहीं किया, किन्हीं 2 तर्कों द्वारा कथन को नया संगत ठहराइए। ठीक है। अब प्रश्न जो हमारा 23 इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक जयप्रकाश नारायण की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना। जयप्रकाश नारायण का क्या करना है, भूमिका आपको वर्णन करना है। 1977 के लोकतंत्र चुनाव में जनता पार्टी के विजय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए।
क्या करना है आपको, उन दो कारणों का वर्णन करना है जो कि 1970 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी का विजय हुआ था। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, जिसमें कि हमें ये दे रखा है कि नीचे दिए गए अवतरण का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए, है ना। 1 2 3 4 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। पहले आपको ये पढ़ना है, देन उसके बाद इसका आंसर देना है। तो हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा कि भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा सी है, 1980 का दशक। अब हम चलते हैं अगले पेज, जिसमें पूछा गया भारत में किस प्रकार की विविधता का प्रभुत्व है ना। जैसा कि कई बच्चों ने ये वाला लगाया होगा, जो कि ये मैं श्योर नहीं हूँ कि पूरा ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, ये है सांस्कृतिक विविधता, कि लोगों के अंदर क्या सांस्कृतिक विविधताएं हैं, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 के थर्ड पार्ट में, जो कि पूछा गया लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं में कैसे निपटता है ना। समस्याओं से कैसे निपटता है, लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है। इसका राइट आंसर हमारा ए, नियमित वार्ता द्वारा से। अब है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा 1975 में भारतीय संघ से सम्मिलित हुआ था। जो इसका राइट आंसर ये है सिक्किम। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 में, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र 4 राज्यों ABCD द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर इन राज्यों को पहचान कीजिए और सही उत्तर पुस्तिका में। अब देखो, जैसे कि हमारे ये हमें मैप दे रखा है, जिसमें ABCD है ना, 4 है, और हमसे प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, और उसके हिसाब से आपको फिल करना है। तो पहला हमसे पूछा गया कि वह देसी रियासत जिसके शासन ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर है इसका राइट आंसर, सी यानी जम्मू कश्मीर पहले का। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछा गया वह राज्य जो देश के विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, पंजाब, ए है इसका आंसर, पंजाब। अब थर्ड, मध्य प्रदेश में काट कर बनाया गया राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हमारा डी है नीचे, इसमें आप मैप में देखोगे तो डी राइट आंसर है। और जब हमारा लास्ट है चौथा, उसमें पूछा गया वह राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ, किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का, बी, ये हमारा आंध्र प्रदेश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, ये तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आगे चलते हैं। तो यह अगला जो हमारा प्रश्न है कार्टून है, दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो हमारा कार्टून दे रखा है, इसमें जो किस चीज़ का एक कार्टून है, आपको तो पहले ये बताना होगा। यहाँ पर देखो लिखा भी है, प्रश्न में पूछा गया है कि इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है। देखो ऑप्शन हमें दिया गया है, पहला ये कि विश्व पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव, या बी संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव, या सी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता, या डी विश्व पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव। सो इसका राइट आंसर हमारा बी, संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव। क्योंकि जो यूएनओ था हमारा, यूएनओ उस पर कैसे अमेरिका का प्रभाव था, उसने दबदबा जमा रखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछेगा कार्टून में से, कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं ऐसे कि इसका राइट आंसर ए है, यदि संयुक्त राष्ट्र असफल होता है तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति से विश्व को नियंत्रण कर सकता है ना। जो हमारा ये थर्ड पार्ट है, थर्ड में हमसे पूछेगा ये कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी है, अब शक्ति के कई नए केंद्र उभर गए हैं, है ना। अब फोर्थ पार्ट जो हमारा है, इसमें पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या लिखा है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 27 है, इसमें हमसे पूछा गया चीन व भारत के बीच किन्हीं दो विवाद मुद्दे की पहचान कीजिए और अधिक सहयोग के लिए इन मुद्दों को हल करने के कोई उपाय दीजिए। जो कि चीन और भारत, इनके बीच जो संघर्ष, किन चीज़ों को लेकर संघर्ष चलता है। तो ज़मीन को लेकर आप कह सकते हो, है ना, कि ज़मीन को लेकर संघर्ष है, और 1962 का युद्ध, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो और इसका उपाय भी आप लिख सकते हो। अब इसमें अथवा में पूछा गया है आसियान ने अपने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय गठित करने के लिए कदम उठाए। इन स्तंभों की पहचान कीजिए। मतलब जो आसियान के 3 स्तंभ है, जैसे कि आपको पता होगा, है ना, आर्थिक, समुदाय, और 2 स्तंभ इसके और हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, राजनीतिक। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 28 है, उसमें पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष आई किन्हीं 3 सुरक्षा चुनौतियों के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हैं,
इनको आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपको बुक में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने बुक रीड किया होगा अच्छे से तो इसके क्वेश्चंस आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमसे पूछा गया, स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। तीन उपयुक्त तर्कों के से इस कथन का समर्थन कीजिए, है ना। क्या करना है आपको, समर्थन करना है 3 तर्कों के द्वारा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ओके सो 29 क्वेश्चन इसमें है और इसका बी पार्ट है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 30, जिसमें पूछा गया 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। कि 20वीं शताब्दी के अंतिम में के दशक में भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए, है ना। और इसका जो अथवा पाठ हमसे पूछेगा उसमें ये पूछेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को हल करने के लिए मंडल आयोग द्वारा की गई किन्हीं 3 सिफारिशों का वर्णन आपको करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे 30 क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको MCQs और 30 क्वेश्चंस पढ़कर बताया कि किस तरीके का हमारा जो क्वेश्चन पेपर था ये आया था। तो अगर मैं बताता हूँ जो हमारा क्वेश्चन पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये मॉडरेट में इसको कहूँगा कि हाँ चलो ठीक है। अगर जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा तो आराम से इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को अच्छे से किया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।